भारत की आजादी के बाद के सबसे रहस्यमय हत्याकांड में से एक माना जाता है। हम बात कर रहे हैं एलन मिश्रा हत्याकांड की। 50 साल बाद भी वो जस्टिस की गुहार अभी भी जारी है। केस पढ़ता हूँ तृप्ति जी, उतना मेरे और शॉकिंग होता है मेरे लिए, क्योंकि 20,000 पन्ना पेज भले ही मैं पढ़ चुका हूँ, पर जितने बार पढ़ते हैं अपना एक नई नई चीज़ सामने आ जाती है। उन्होंने जो कन्फेशन दिया, उन्होंने उस कन्फेशन के बाद जो नाम लिए, वो नाम जुड़ रहे थे उस टाइम के तत्कालीन सरकार के लोगों के साथ। डायरेक्टली बोलो तो पीएमओ ऑफिस उस टाइम पर 1975 की बात कर रहा हूँ। सरकार किसकी थी? इंदिरा मुझे गांधी की सरकार थी। वो नाम जैसे ऑन रिकॉर्ड आने लग गए थे, इस केस का तख्ता पलट कर दिया जाता है। प्लान बी क्या था, प्लान सी क्या था? अगर समस्तीपुर में ये बच जाते, ये आई थिंक कन्फेशन स्टेटमेंट में भी आया है, तो आई थिंक दोबारा एक सेकंड अटैक होना था, आई थिंक मुजफ्फरपुर तरफ। ये लोग शायद वह जगह में भी नहीं थे, जगह मतलब समस्तीपुर रेलवे स्टेशन जहाँ ब्लास्ट हुआ था, जिनको आपने अरेस्ट किया। ये और उनको ऑर्डर में कन्विक्ट किया गया। उनको ट्रायल कोर्ट ने कन्विक्ट किया गया कि दिस केस कुड हैव बीन वन ऑफ द फर्स्ट फॉल्स सैफरन टेरर केसेस। फॉल्स सैफरन टेरर केसेस हो सकता था। सीबीआई मुझे कोई जवाब नहीं देती है। 2021 से मैं रिट पिटीशन फाइल करता हूँ दिल्ली हाई कोर्ट में कि मैंने एक रिप्रेजेंटेशन दिया सीबीआई को। सीबीआई मुझे जवाब दे, ना ही बोल दे, पर कम से कम जवाब तो दे मुझे। ये जांच बदला कैसे, क्यों बदला, किसके कहने पे बदला? आपने जब इनिशियली 3-4 लोगों को पकड़ा है, उनको आपने क्यों छोड़ा, जबकि वो अपना 164 का स्टेटमेंट भी दे रहे हैं मैजिस्ट्रेट के सामने में? अटल बिहारी वाजपेयी जी, सबसे ज़्यादा सवाल वाजपेयी जी ने पूछा था जब ललित नारायण मिश्रा हत्याकांड पे एक सेशन चल रहा था मार्च 75 में, कि वो एलिगेशन लगे थे उनको या तो इंसान को हटा दो सत्ता से या इंसान को मरवा दो। मैं थोड़ा स्ट्रॉन्ग शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो इंडो नेपाल ट्रीटी जो बनी थी, उसमें बहुत बड़ा योगदान मेरे ग्रैंडफादर का था। मेरा ही अपना मानना है ये हिंदुस्तान का वन ऑफ द फर्स्ट फॉल्स सैफरन टेरर केसेस हो सकता था, कि गलत लोगों को आपने पकड़ा, सही लोगों को आपने नहीं पकड़ा। हो सकता है किसी को बचाने के लिए आपने इन पे इल्ज़ाम लगा दिए गए, जिनका परिवारजनक खुद कह रही है कि इनका लेना ना देना, आनंद मार्गी का लेना देना मेरे ग्रैंडफादर से कुछ नहीं हुआ। जो पब्लिकली बोले जाते थे कि ललित बाबू की हत्या किसने की, अब मुझे सबूत दिख रहे थे उन बातों के पीछे। नमस्कार, पांचजन्य में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भारत में वैसे तो कई ऐसे केसेस हैं, कई ऐसे राजनीतिक हत्याकांड भी हैं जो रहस्यों में उलझे रह गए। लेकिन एक ऐसा हत्याकांड, एक ऐसा राजनीतिक हत्याकांड जिसकी बात आज हम इस वीडियो में विशेष तौर से करने जा रहे हैं, वो भारत की आजादी के बाद के सबसे रहस्यमय हत्याकांड में से एक माना जाता है। हम बात कर रहे हैं एलन मिश्रा हत्याकांड की। जनवरी 1975 में समस्तीपुर में जब वो एक रेल वो ब्रॉडगेज के उद्घाटन के लिए जा रहे थे, वहां एक धमाका होता है। उस धमाके में उनके साथ दो और लोग बुरी तरह घायल होते हैं, दो की मृत्यु हो जाती है और उनको अस्पताल ले जाते समय उनकी भी मृत्यु हो जाती है। ये इसलिए विशेष हो जाता है, केंद्रीय रेल मंत्री थे वो, और उससे भी बड़ी बात ये कि वो इंदिरा गांधी के बेहद करीबी नेताओं में से एक माने जाते थे। और उसके बावजूद जो उनकी हत्याकांड की जांच हुई, वो कितनी लचर रही। आनंद मार्गी संगठन पर इसके आरोप लगाए गए। 2014 में जाकर 4 लोगों को कन्विक्ट किया गया। लेकिन परिवार आज भी ये मानता है कि ये केस उतना आसान नहीं है जितना दिख रहा है, और जो न्याय दिया गया है वो न्यायोचित नहीं लगता है। क्योंकि जिन लोगों को सजा दी गई है, परिवार का आरोप यही है कि उन्हें नहीं लगता कि ये लोग आरोपी हैं। षड्यंत्र के राज बहुत ज्यादा गहरे हैं। आज हमारे साथ हैं एलन मिश्रा जी के पोते वैभव मिश्रा, जो सिर्फ अपने दादाजी के लिए इंसाफ की गुहार नहीं लगा रहे हैं, वो एक सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं, कानूनी पेचीदगियों को भी जानते हैं। इस पूरे केस में किस तरह के लूप होल्स रहे हैं, और आधी सदी बीत गई है, 50 साल बाद भी वो ये उम्मीद लेकर चल रहे हैं कि ये केस जो अभी न्याय दिया गया है वो गलत उन्हें क्यों लगता है, और इसमें कहां कहां उन्हें संदेह है। और आज भी वो उम्मीद लगाते हैं कि कोई एसआईटी गठित की जाए, आखिर असली हत्यारे कौन थे, उनके चेहरे सामने आ पाए। क्यों उन्हें ये शक है, ये संशय क्या है, षड्यंत्र के पीछे उन्हें क्या लगता है, इस पर बातचीत करने के लिए, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ वैभव आज यहाँ पर हैं। वैभव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये जो अभी मैंने छोटी सी भूमिका दी, हालांकि 50 साल हो चुके हैं, आप ये समझ लीजिए आप उस परिवार की दूसरी पीढ़ी हैं। आपके पिताजी ने पूरा ये केस देखा है। अब आप इस पूरे केस को देखकर, और 2014 में आपके सामने ही 4 लोग जो कन्विक्ट हुए हैं, उसके बाद भी वो संतुष्टि नहीं है।
संशय बहुत सारे हैं। इस पूरे केस में हाल ही में मई में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार गए थे, तब वहाँ पर भी अश्विनी जी थे, उन्होंने ये माँग उठाई थी बीजेपी की कि इस केस को दोबारा खोलना चाहिए, इस पर जाँच की जानी चाहिए। निशिकांत दुबे जो बीजेपी के लीडर हैं, उन्होंने भी एसआईटी गठित करने की एक माँग की थी। 50 साल बाद भी ये केस आज भी इतना प्रासंगिक क्यों है और क्या संशय है कि न्याय जो कोर्ट की तरफ से दे दिया गया है, उस पर भी अभी आपको विश्वास नहीं है? बहुत बहुत धन्यवाद जी मुझे यहाँ बुलाने के लिए। मेरे परिवार निराश है और हताश भी आप कह सकते हैं, क्योंकि 50 साल बाद भी वो जस्टिस की गुहार अभी भी जारी है और जस्टिस इंसाफ हमें परिवार को मिल नहीं पाया। मुझे ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है, पटना से जमशेदपुर तक, बलिया से बेगूसराय तक, जो पूर्वांचल बेल्ट जिसे कहते हैं, बच्चा बच्चा जानता है ललित नारायण मिश्रा की हत्या किसने करवाई, क्यों करवाई, कैसे करवाई। पर एक होता है गलियारों में बातें चलना, एक होता है कानूनी पेचीदगी और कानूनी बातों से समझना कि कौन हत्यारे थे और क्यों कराया गया। तो क्योंकि मैं वकील हूँ, तो मैं भी जब केस में घुसा, शुरुआत में मुझे भी ज़्यादा कुछ पता नहीं था। 50 साल से चल रहा है, मेरे जन्म होने से पहले ये दुर्घटना घटी थी और बाद में मुझे बहुत कुछ पता चला जब मैं केस में घुसा। इंटरवीनिंग राइट्स मिले मुझे सुप्रीम कोर्ट से, तब जो अपील पेंडिंग है आनंद वर्गी वालों का हाई कोर्ट में, वहाँ पे इंटरवीनिंग राइट्स मिला मुझे। पर अगर क्रोनोलॉजिकली जाया जाए, तो जैसे आपने बोला, वो समस्तीपुर गए थे एक ब्रॉड गॉज लाइन के इनॉग्रेशन के लिए। उनका स्पीच लगभग ख़त्म ही हुआ था कि 2 ग्रेनेड्स फेंके गए उन पे और 2-3 ग्रेनेड्स फेंके गए उन पे और स्टेज पे, डायस पे। और जो इंजर्ड थे बाकी लोग और भी लोग थे, वो पूरा मतलब एक केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं तो अकेले तो होंगे नहीं, पूरी जनसभा थी साथ में स्थित वहीं पे। और इंजर्ड लोगों को दरभंगा मेडिकल कॉलेज जो पास ही में, वहाँ ले जाया गया। इनको ले जाया गया दानापुर और उस ट्रेन से ले जाया गया जो 14-16 घंटा लगी। 135 किलोमीटर करीब दूर बिल्कुल है वो। बिल्कुल बिल्कुल, वो जी। 14-16 घंटा लगना ही नहीं चाहिए था। 1975 हो, 1975 हो या 2025 हो, 14-16 घंटा समस्तीपुर से दानापुर लग ही नहीं सकता। लगभग इतना धीरे ट्रेन चलना ही नहीं चाहिए था, वो भी केंद्रीय रेलवे मंत्री के लिए। बेहाल इस पे एक कमीशन भी बैठी थी ट्रायल कोर्ट रिकॉर्ड में। ट्रायल कोर्ट रिकॉर्ड से पता चला हमें, और एक आई थिंक एयरफोर्स नेवी कॉमोडोर थे या एयरफोर्स के कोई थे रिटायर्ड, वो हेड कर रहे थे इस कमीशन पे। उन्होंने भी ये दर्शाया, बोला कि इतना समय वैसे लगना तो नहीं चाहिए। अब कौन है, किस क्या षड्यंत्र था, क्यों इतना देरी लगी, वो एक जांच का विषय अपने में है। तो जब ये बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, और वो क्या 2 जनवरी 1975 को बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, उनके देहांत 3 जनवरी को हुआ नेक्स्ट डे। जितना भी लेट पहुंचे वो पहुंच गए थे दानापुर, और उनको होश भी आया था। उनके बड़े बेटे श्री विजय मिश्रा जी, जो हमारे बड़े अंकल बड़े काका हैं, वो उनसे मिलने भी गए थे। तो उन्होंने अपने बेटे को बोला कि जाके जगन्नाथ को देखो, वो कुछ ज़्यादा गहरी चोट आई है। डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा उनके यंगर ब्रदर, जी। छोटे अब था। दर्शकों को ये भी बता दें कि फिर वो लगातार 3 बार मुख्यमंत्री भी रहे हैं। केंद्र में भी जी। मंत्री थे वो। तो वो छोटे दादाजी बच गए थे, और बाकी बहुत लोग, आई थिंक पुलिस ऑफिसर्स भी इंजर्ड थे, बहुत लोग बच गए थे। दादाजी अनफॉर्चुनेटली बच नहीं पाए, उनको कार्डियक अरेस्ट आया था। अब ये होता है इवेंट उनकी डेथ का। अब एक अलग कहानी शुरू होती है उनकी डेथ के बाद, जो अपने में एक पेचीदा है। और मैं आज भी हैरान, मैं जितने बार ये केस पढ़ता हूँ तृप्ति जी, उतना मेरे और शॉकिंग होता है मेरे लिए, क्योंकि 20,000 पन्ना पेज भले ही मैं पढ़ चुका हूँ, पर जितने बार पढ़ते हैं अपना एक नई नई चीज़ सामने आ जाती है। केस पहले बिहार पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही थी, केस को ट्रांसफ़र किया गया सीबीआई को। सीबीआई ने भी इन्वेस्टिगेशन किया। मेरा अपना ये मानना है कि केस एक्चुअली 10 दिन के अंदर क्रैक हो चुका था। कुछ लोग पकड़े गए थे। वो लोग जो पकड़े गए थे, उन्होंने समस्तीपुर मैजिस्ट्रेट के सामने अंडर सेक्शन 164 सीआरपीसी कन्फेशन स्टेटमेंट भी दिया था। अब एक होता है कन्फेशन देना पुलिस डिटेंशन के दौरान पुलिस के सामने, उसका एविडेंटरी वैल्यू नहीं है। एक होता है मैजिस्ट्रेट के सामने कोर्ट के अंदर कन्फेशन देना। आप 164 का बयान। 164 बयान आप जज को कह रहे हैं कि कबूलनामा दे रहे हैं लिटरली अपना, और कि उससे पलटते हैं तो सजा होती है। सजा होती है, परजुरी भी लग सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। उन्होंने जो कन्फेशन दिया, उन्होंने उस कन्फेशन के बाद जो नाम लिए, वो नाम जुड़ रहे थे उस टाइम के तत्कालीन सरकार के लोगों के साथ। डायरेक्टली बोलो तो पीएमओ ऑफिस उस टाइम पे 1975 की बात कर रहा हूँ। सरकार किसकी थी? इंदिरा मुझे गांधी की सरकार थी, और ये इमरजेंसी से कुछ महीने पहले की ही 6 बात महीने है। पहले, 6 महीने, ठीक 6 जून महीने। जून 75 में इमरजेंसी लगी था, और ये ये जनवरी 75 की बात। तो दिस वाज लीडिंग अप टू द इमरजेंसी, आप कह सकते हैं।
वो नाम जैसे लिए गए, वो नाम जैसे ऑन रिकॉर्ड आने लग गए थे, इस केस का तख्ता पलट कर दिया जाता है। वो ऐसे किया जाता है कि इमरजेंसी लग जाती है जून के महीने में। उसके बाद इनको हटाने के लिए सीबीआई खुद ही एक एप्लीकेशन लगाती है इनको डिस्चार्ज करने के लिए। उससे पहले आनंद मर्गी के कुछ लोगों को पकड़ लिया जाता है। आनंद मर्गी वालों को 2 केस में पकड़ा जाता है। एक मेरे ग्रैंडफादर के असैसिनेशन केस में जो ब्लास्ट होता है समस्तीपुर में। दूसरा होता है चीफ जस्टिस एन रे थे, उन पे अटैक होता है तिलक मार्ग के लाल बत्ती पे। उन पे भी सेम सेट ऑफ अक्यूज, सेम आदमी, सेम नेम, बोथ केसेस में। जस्टिस एन रे बच गए थे। माय ग्रैंडफादर कुड नॉट सर्वाइव अनफॉर्चुनेटली, बट सेम सेट ऑफ अक्यूज इन बोथ केसेस। खैर बहरहाल एक ही सेट ऑफ अक्यूज 2 केस में कैसे हो रहे हैं इन द सेम टाइम फ्रेम, ये अपने में एक अलग विषय, अलग डिबेट है। पर जैसे इन लोगों का नाम डाला गया, अब क्योंकि पहले सेट ऑफ अप्रूवर्स थे ऑलरेडी जो उनको पहले पकड़ा गया था, तो उसको काउंटर करने के लिए इन ग्रुप से भी 1-2 लोगों से अप्रूवर बनाया गया। अप्रूवर बनाया गया तो फिर उनको भी केस स्ट्रॉन्ग करने की पूरी साजिश की गई। मैं साजिश शब्द थोड़ा रिस्पॉन्सिबली कह रहा हूँ क्योंकि ये मुझे साजिश ही लगता है कि आनंद मर्गी वालों को आपने अक्यूज बनाया, पहले वालों को अक्यूज को डिस्चार्ज कराया। ये जो आप बता रहे हैं, ये बिहार पुलिस ने जो इन्वेस्टिगेशन इनिशियली की थी, क्योंकि 10 तारीख तक केस जो है सीबीआई ने हैंडओवर ले लिया हाँ, था। मैं कह रहा हूँ बिहार पुलिस और सीबीआई ने भी स्टार्टिंग में न्यूट्रल थे। आई डोंट वांट टू ब्लेम अननेसेसरली। जब ये नाम आने लग गए कि उस टाइम की तत्कालीन सरकार के लोग जुड़े हुए हैं, तब तख्ता पलट हुआ। सीबीआई भी इनिशियली वाज गोइंग अलोंग कि जो भी आएगा उनका नाम डाला जाएगा, पर जो नाम आने लग गए तब ये पलटा गया। और अब ये जो भी मैं कह रहा हूँ ऑफिशियल रिकॉर्ड स्टेटमेंट से कह रहा हूँ, ऑफिशियल रिकॉर्ड से कह रहा हूँ, मैटर सब जुडिस है, तो जो भी मैं कह रहा हूँ ऑफिशियल रिकॉर्ड से, ऑफिशियल पब्लिक डॉक्यूमेंट से कह रहा हूँ मैं। उस टाइम सीबीआई हेड थे मिस्टर डी सेन। मिस्टर डी सेन, अब शाह कमीशन रिपोर्ट में भी उनका नाम कई बार आ रहा है, तो और जस्टिस तारकुंडे रिपोर्ट में उनका नाम है, इसलिए मैं नाम कह सकता हूँ। मिस्टर डी सेन भी इन्वॉल्व हुए थे इस केस में, और फिर ट्रांसफर किया गया केस को फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ अक्यूज किया गया इस केस को फ्रॉम द इनिशियल सेट ऑफ अक्यूज जिन्होंने सरकार के लोगों का नाम लेना शुरू किया था, टू आनंद मर्गी। इन लोग हटा दिया गया, डिस्चार्ज कर दिया गया, चार्जशीट फाइल कर दी गई आनंद मर्गी वालों के खिलाफ। 1975 से 1976 आ गया, 1977 आ गया, जनता दल की सरकार आ गई, जनता पार्टी की, सॉरी। मेरी ग्रैंड मदर कर्पूरी ठाकुर जी से जिस टाइम मुख्यमंत्री थे बिहार के, पर्सनली मिली, री इन्वेस्टिगेशन की मांग की गई। होम मिनिस्टर थे मिस्टर चौधरी चरण सिंह जी, उनसे कर्पूरी ठाकुर जी ने कम से कम 10-12 बार खुद मिले। ये लिखा गया है अरुण शूरी साहब की किताब हु किल्ड एलन मिश्रा एंड इंडियन एक्सप्रेस इन्वेस्टिगेशन। शूरी साहब उस टाइम पत्रकार थे इंडियन एक्सप्रेस में। दोबारा जांच के लिए जस्टिस तारकुंडे साहब से भी बोला गया, रिक्वेस्ट किया कि आप एक ओपिनियन / रिपोर्ट दें कि आपको क्या लगता है। और उसी टाइम क्योंकि सीबीआई केस कर रही थी, बिहार पुलिस को एक पैरेलल इन्वेस्टिगेशन दिया गया, बिहार सीआईडी। मिस्टर एस बी सहाय साहब लीड कर रहे थे इन्वेस्टिगेशन, आई थिंक मिस्टर डीपी ओझा भी थे इन्वॉल्व उस टाइम। बिहार पुलिस ने अपने रिपोर्ट में सिर्फ ये नहीं लिखा कि किसने मारा है, क्यों मारा है, कैसे मारा है, पर इस रिपोर्ट में लगभग ये भी आता है कि प्लान बी क्या था, प्लान सी क्या था। अगर समस्तीपुर में ये बच जाते, ये आई थिंक कन्फेशन स्टेटमेंट में भी आया है, तो आई थिंक दोबारा एक सेकेंड अटैक होना था, आई थिंक मुजफ्फरपुर तरफ। मतलब उस समय उस स्टेट में उनका होना ज़रूरी था और तभी उनकी हत्या हो पाती। और ये मेरी ग्रैंड मदर ने बोला कि उनका उस दिन जाने का मन था भी नहीं, वेदर फोरकास्ट भी सही नहीं था कि प्लेन जाता दिल्ली से समस्तीपुर। 2-3 लोग थे, एक मस्तान बाबा थे जिसका नाम जिक्र भी किया गया जस्टिस तारकुंडे रिपोर्ट में, कि उन्होंने फोर्स नहीं, आप जाइए, उसी समय जाइए, उसी जगह जाइए। तो ये अपने विडंबना है, एक सवाल है कि ये क्यों उनको फोर्स किया गया, पुश कराया गया उस जगह जाने के लिए उस समय में। और एक और क्वेश्चन था कि उस टाइम पीएमओ के बहुत सारे लोग थे जो उस समस्तीपुर नॉर्थ बिहार में इवेंट के 2 महीने पहले घूम रहे थे। आई थिंक मिस्टर यशपाल कपूर जी का नाम आता है इसमें, तरकुंडे रिपोर्ट में है कि वो उस समय उस स्टेट ऑफ बिहार में कर क्या रहे थे इस इवेंट के 1-2 महीने पहले लगभग। और कई लोगों का नाम है, ये एक ही नाम क्यों बोलूँ बार बार, और लोगों का नाम था उसमें। इवेंट होता है 77 में, रिपोर्ट आती है, 3 रिपोर्ट्स हैं, जैसे तारकुंडे रिपोर्ट, बिहार पुलिस रिपोर्ट एंड अरुण शूरी साहब की किताब, जो कहती है कि जिन्होंने पकड़ा गया वो सही लोग नहीं है, कंस्पिरेसी कुछ और थी लगभग। 1979 में सुप्रीम कोर्ट में एक सो मोटो ट्रांसफर पिटिशन फाइल हो जाता है। सीबीआई कहती है बिहार से केस को ट्रांसफर किया जाए, बिहार पुलिस अड़ंगा लगा रही है। मतलब 2 इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज लड़ रही हैं सुप्रीम कोर्ट में कि इस केस को, ट्रायल को कहाँ
किया जाए, बिहार में किया जाए, बिहार के बाहर किया जाए। ऑन एफिडेविट बिहार पुलिस, बिहार सरकार और बिहार पुलिस के ऑफिसर्स कहते हैं कि इस केस को आप बिहार से बाहर ट्रांसफ़र मत कीजिए। जिस दिन आप इस केस को ट्रांसफ़र करेंगे, इस केस का सबोटाज होना ही होना है, जो इवेंचुअली हुआ ही मेरे हिसाब से। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने इन इट्स विजडम ने बोला कि अगर सीबीआई इज डूइंग इट्स वर्क, इट्स इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एंड अगर बिहार के बाहर एजेंसी इन्वेस्टिगेशन करती भी है तो कुछ गलत होना नहीं चाहिए। 1980 में दिल्ली में ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो कभी 30 हज़ारी कोर्ट में ये केस चला, तो अब इवेंचुअली फिर करकटुमा कोर्ट में ये केस चला। 1980 से लेकर 2014 तक, 2014 तक केस चलता रहा। चार्जशीट फाइल भी हुआ, कई विटनेसेस आए, कई विटनेसेस जजेस भी आए गए, ट्रांसफ़र होते रहे। 2006 और 2011 में आनंद मर्गी के वन ऑफ द अक्यूज, आई थिंक मिस्टर रंजन द्विवेदी, हु अनफॉर्चुनेटली पास्ड अवे लेटर, और जो सुप्रीम कोर्ट में वकील भी थे, उन्होंने आर्टिकल 32 रिट पिटिशन फाइल किया था सुप्रीम कोर्ट में कि बहुत समय लग रहा है, हमें इसमें एक्विट किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने 2006 में बोला कि सिस्टम डिले चल रहा है, ये एक वजह नहीं हो सकता आपको एक्विट करने के लिए। ट्रायल कोर्ट अपना समय लेगा, बट ये वजह नहीं हो सकता आपको एक्विट करने के लिए। उन्होंने 5 साल बाद, आई थिंक 2011-12 में दोबारा सेम सेट ऑफ ग्राउंड पे पिटिशन फाइल किया। सुप्रीम कोर्ट ने भी सेम चीज़ बोला, पर इस बार सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को बोला कि थोड़ा जल्दी कराइए इसको। तो 2012 से लेकर 14 तक जल्दी जल्दी करने के, मेरे हिसाब से जल्दी करने के चक्कर में बहुत सारी चीज़ें ट्रायल कोर्ट में नहीं देखी गई, जो मेरा मानना है, सब्जेक्ट टू करेक्शन, बट ये मेरे एक आर्गूमेंट भी है। इसी चक्कर में 2014 में ट्रायल कोर्ट ने लाइफ सेंटेंस दे दिया आनंद मर्गी के अक्यूज को। 2015 में इन्होंने अपील फाइल किया दिल्ली हाई कोर्ट में। अपील एडमिट होता है, इनको बेल दे दिया जाता है। बेल के ऑर्डर में दिल्ली हाई कोर्ट के जज ने ये भी लिखा कि जो प्राइमा फेसी एविडेंस है, ये लोग शायद वह जगह में भी नहीं थे, जगह मतलब समस्तीपुर रेलवे स्टेशन जहाँ ब्लास्ट हुआ था, जिनको आपने अरेस्ट किया। ये और उनको ऑर्डर कन्विक्ट किया गया। उनको ट्रायल कोर्ट ने कन्विक्ट किया गया। शायद वहाँ पे थे। एक चीज यहाँ पे हम पूछेंगे, क्योंकि आनंद मार्गी संगठन का नाम इसमें लगातार लिया जाता रहा और कन्विक्ट भी उन्हें ही किया गया। और दूसरी तरफ बिहार पुलिस की जो रिपोर्ट थी, जो सीआईडी वहां पे इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, उनकी रिपोर्ट में कुछ और नाम थे, जिसके सीधे सीधे निशाने पे पीएमओ के कुछ महत्वपूर्ण लोग आते हैं। आनंद मार्गी संगठन का नाम इस पूरे इन्वेस्टिगेशन में कहाँ से आता है? पहले तो ये बता दें, आनंद मार्गी संगठन एक आध्यात्मिक संगठन है जो धर्म के लिए वहाँ काम करता रहा था। जैसा कि अभी हम बात भी कर रहे थे कि उस समय के मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, बंगाल, सभी जगह पर वो धार्मिक कार्यों में लगे हुए लोग थे। और इस हत्याकांड से उनका नाम जुड़ना, जिसको लेकर परिवार को अभी भी लगता है कि आनंद मार्गियों का इसमें कोई रोल नहीं था, ये नाम जुड़े कैसे फिर? मेरा परिवार पिछले 50 साल से कह रहा है ये, ऑन एफिडेविट विटनेस बॉक्स में आके कह रहे हैं, मेरे परिवार, मेरी दादी माँ, मेरे अंकल, हर कोई कह रहे हैं कि आनंद मर्गी से मेरे ग्रैंडफादर को कोई लेना देना ही नहीं था। तो कोई भी कंस्पिरेसी थ्योरीज एजेंसी बना ले कि उन आनंद मर्गी अपने किसी अरेस्टेड लीडर को निकलवाना चाहते थे, इसलिए इनको मारा गया, ये हमारे हिसाब से कंस्पिरेसी थ्योरीज हैं। आनंद मर्गी अब अलग अलग इंटरप्रिटेशन है, कोई कुछ कहे, पर जैसे आपने हिसाब से सही बोला, एक रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है जो एक्टिव थी वेस्ट बंगाल, अनडिवाइडेड बिहार, अनडिवाइडेड उत्तर प्रदेश मेरे हिसाब से, एंड अनडिवाइडेड मध्य प्रदेश, बेसिकली ईस्टर्न इंडिया एंड सेंट्रल इंडिया। तो कोई भी उस समय कुछ दुर्घटना घटती थी, कोई भी इवेंट होता था, तो सबसे आसान काम था, सबसे ईजिएस्ट काम था इनको ब्लेम कर देना। ये मेरा अपना पर्सनल मानना है। मैं एक और चीज कहना चाहता हूँ, और ये ब्लेम करना आसान काम क्यों था? क्यों टारगेट पे रहते थे? और मैं बहुत रिस्पॉन्सिबली कह रहा हूँ, ये मेरा अपना मानना भी है, और हो सकता है ये सही भी हो, कि दिस केस कुड हैव बीन वन ऑफ द फर्स्ट फॉल्स सैफरन टेरर केसेस, कि एक रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन को ब्लेम कर दिया जाए किसी और के ऊपर। जैसे रिसेंटली मालेगांव का एग्जांपल है कि इनिशियली कुछ और ब्लास्ट हुआ था, किसी और को पकड़ा गया था, एंड में ट्रायल कोर्ट का रिजल्ट कुछ और था। आई एम सब्जेक्ट टू करेक्शन, बट मेरा ये अपना मानना है, ये हिंदुस्तान का वन ऑफ द फर्स्ट फॉल्स सैफरन टेरर केसेस हो सकता था, कि गलत लोगों को आपने पकड़ा, सही लोगों को आपने नहीं पकड़ा। हो सकता है किसी को बचाने के लिए आपने इन पे इल्ज़ाम लगा दिए गए, जिनका परिवारजनक खुद कह रही है कि इनका लेना ना देना। आप एक इसी एग्जाम्पल से समझ सकती हैं कि कोर्ट में प्रोसिक्यूशन का काम क्या है। प्रोसिक्यूशन का काम है विक्टिम्स फैमिली की तरफ से लड़ना, ठीक है। पहले नहीं था विक्टिम को कोर्ट में बोलने की इजाज़त, क्योंकि स्टेट लड़ रहा है आपकी तरफ से, एक तरफ स्टेट है, एक तरफ अक्यूज्ड है। ये कैसा केस है जिसमें विक्टिम की फैमिली खुद ही कह रही है कि स्टेट ही
स्टेट मतलब प्रोसिक्यूशन एजेंसी सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, ना हमें सुन रहा है, ना हमें बोलने की वो है। पिछले 50 कई बार मुझे भी सुनने को मिलता कि आपका परिवार 50 साल से क्या कर रहा था, तो हम यही कहते, कोर्ट में केस चल रहा था, एविडेंस बॉक्स में मेरी ग्रैंड मदर आई, मेरे अंकल आए, मेरे छोटे दादाजी भी आए। हमारा फैमिली स्टैंड कंसिस्टेंट रहा है कि एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था, बहुत बड़ी कंस्पिरेसी थी। और मेरे अंकल ने तो बोला भी है, मेरे ग्रैंड मदर ने भी बोला ही है लगभग, कि आनंद मार्गी का लेना देना मेरे ग्रैंडफादर से कुछ नहीं था। तो अब तो 3 नए लॉज आए, बीएनएसएस और बीएनएस आए, जिसमें विक्टिम्स राइट टू बी हर्ड है। सीआरपीसी भी पहले अमेंड हुआ था, सेक्शन 24 सब क्लॉज 8 के तहत विक्टिम हैज अ राइट टू बी हर्ड थ्रू द प्रोसिक्यूशन। मतलब आप कोर्ट में बोल सकते हो, बट प्रोसिक्यूशन थ्रू बोल सकते हो। अब आई थिंक नाउ यू कैन डायरेक्टली एड्रेस द बेंच एंड जजमेंट्स भी इस पे, पर पहले ये नहीं था दरवाजा विक्टिम के। तो हम चाह कर भी कोर्ट में कैसे बोल पाते कि गलत लोगों को पकड़ा गया है, क्योंकि हमको जो भी, वी वर रिलाई अपॉन सीबीआई, गुड बैड अगली वॉट एवर, पर वी हैड टू गो थ्रू सीबीआई। और 1975 से बाद में धीरे धीरे क्रिमिनल जुरिस्प्रूडेंस, क्रिमिनल लॉ बदला गया है। तो के बहरहाल ये उस सवाल का जवाब है कि 50 साल से परिवार क्या कर रही, तो परिवार इंतजार ही कर रही थी जस्टिस का, और रिलाई कर रही थी सिस्टम पे, और रिलाई कर रही थी प्रोसिक्यूशन एजेंसी पे, उस टाइम की सीबीआई, आज की सीबीआई नहीं। केस 2014 से 2015 में गया, अपील फाइल्ड इन दिल्ली हाई कोर्ट, अपील एडमिटेड, बेल ग्रांटेड बाय दिल्ली हाई कोर्ट। 2020 में मेरे पास ये डॉक्यूमेंट्स लगते जिनका जिक्र मैंने किया, जैसे तारकुंडे रिपोर्ट एंड अरुण शूरी साहब की किताब। मैं एक रिप्रेजेंटेशन देता हूँ पर्सनली सीबीआई के ऑफिस में कि मैं इनका ग्रैंडसन हूँ। इस केस में मेरे हिसाब से गलत लोगों को पकड़ा गया है, एक री इन्वेस्टिगेशन मेरे हिसाब से होना चाहिए, एक बार आप प्लीज़ ज़रा देख लें। सीबीआई मुझे कोई जवाब नहीं देती है। 2021 से मैं रिट पिटीशन फाइल करता हूँ दिल्ली हाई कोर्ट में कि मैंने एक रिप्रेजेंटेशन दिया सीबीआई को, सीबीआई मुझे जवाब दे, ना ही बोल दे पर कम से कम जवाब तो दे मुझे। हाई कोर्ट ने सीबीआई को बोला कि अब 6 हफ्ते में जवाब दीजिए। सीबीआई मुझे ये जवाब देती है कि वही आनंद वर्गी वालों का अपील पेंडिंग है, तो री इन्वेस्टिगेशन अभी लीगली टेनेबल नहीं है। मैंने बोला ठीक है, मैंने फिर एप्लीकेशन मूव किया टू बी हर्ड इन आनंद वर्गी की अपील में। उसमें भी मुझे अपोज किया गया, बहुत सारी बातें बोली गई जो मैं पब्लिकली बोलना नहीं चाहता आर्गूमेंट्स के दौरान कोर्ट के अंदर। पर इवेंचुअली मेरी 2 प्रेयर्स थे, मुझे असिस्ट किया, अलाउ किया था कि मैं असिस्ट करूँ इस कोर्ट में, इस केस में, और मुझे ट्रायल कोर्ट रिकॉर्ड्स का एक्सेस दिया जाए, जो मुझे मिल नहीं रहा था ना हाई कोर्ट की रजिस्ट्री से। और सीबीआई तो मुझे खैर एंटरटेन ही नहीं कर रहे थे फॉर वॉट एवर रीजन बेस्ट नोन टू देम। दोनों प्रेयर अलाउ हो गए। जब भी फाइनल आर्गूमेंट्स होगा मुझे आर्गूमेंट्स करने दिया जाएगा, असिस्ट करना दिया जाएगा सीबीआई को। 2022 में ऑर्डर आ गया था। ट्रायल कोर्ट रिकॉर्ड्स एक बैग, यहाँ से लेकर यहाँ तक सारे फाइल्स इतने बड़े, लगभग 6 बैग्स टोटल। कुछ ट्रायल कोर्ट रिकॉर्ड्स हाई कोर्ट में थे, वो मैंने एक्सेस किए। लगभग 20,000 पेज का ट्रायल कोर्ट रिकॉर्ड्स, लगभग 3-4 महीने लगे, जितना पढ़ सकता था मैं पढ़ पाया। मैं इस इवेंचुअलिटी में आया फिर कि जो गलियारों में बातें होती थी, जो पब्लिकली बोले जाते थे कि ललित बाबू की हत्या किसने की, अब मुझे सबूत दिख रहे थे उन बातों के पीछे। एक कहावत है अंग्रेजी में, देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर। पहले तो स्मोक चल रहा था, आई कुड एक्चुअली सी द फायर नाउ इन फ्रंट ऑफ माई आईज, कि व्हाट आर द डॉक्यूमेंट जिसके बेसिस पे ये बात बोला जा रहा है कि ललित बाबू की हत्या किसने कराई, क्यों कराई, कैसे करवाई, लगभग फायदा भी किसे मिल रहा था, वो सब मुझे दिख गया था। मैंने फिर 2023 के जनवरी फरवरी में एक और रिट पिटीशन फाइल किया दिल्ली हाई कोर्ट में। इस बार मेरे प्रेयर्स अलग थे। मेरी मांग थी कि अब री इन्वेस्टिगेशन की मांग मैं सीबीआई से नहीं कर रहा हूँ, मैं री इन्वेस्टिगेशन मांग अब हाई कोर्ट से कर रहा हूँ कि एजेंसी को आप डायरेक्ट करें कि री इन्वेस्टिगेशन करें। मैंने कुछ डॉक्यूमेंट्स लगाए, अब उसको देख लें आप। सेकेंड तक एक एसआईटी गठित हो इस विषय पर कि ये जांच बदला कैसे, क्यों बदला, किसके कहने पे बदला। आपने जब इनिशियली 3-4 लोगों को पकड़ा है, उनको आपने क्यों छोड़ा, जबकि वो अपना 164 का स्टेटमेंट भी दे रहे हैं मैजिस्ट्रेट के सामने। मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ तृप्ति जी, कन्फेशन बिफोर पुलिस एंड कन्फेशन बिफोर मैजिस्ट्रेट आर 2 डिफरेंट थिंग्स। एविडेंटरी वैल्यू कोर्ट के सामने ज्यादा होता है अगर आप मैजिस्ट्रेट के सामने अपना कबूलनामा दे रहे हैं तो। वो देने के बावजूद आप डिस्चार्ज एप्लीकेशन कौन लगा रहा है, उनका परिवारजनक नहीं लगा रहा है, सीबीआई लगा है डिस्चार्ज एप्लीकेशन। ये बहुत ही हैरान करने वाला मामला है, क्योंकि जिस तरह से आप बता रहे हैं कि अगर आपने पुलिस के सामने कोई स्टेटमेंट दिया तो वो इतने एडमिसिबल भी नहीं होता, वहां से मुकर सकता है अगर जो भी अक्यूज पकड़ा गया है। लेकिन अगर 164 का बयान दिया है तो उससे मुकर नहीं सकता। उसमें सीबीआई इंटरवीन करके उनके लिए उनको रिहा करने की बात कर रही है। सवाल यहाँ पर यही उठता है, एक तो आपसे मैं जानना चाहूंगी खुलकर कि
बिहार पुलिस की जो रिपोर्ट आई थी, उनमें किन लोगों के नाम थे? जो आप कह रहे हैं कि जो अब आपको स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस तरह की बातें होती थी, ये भी कहा जाता था कि ललित बाबू के पास बहुत सारे ऐसे राज भी थे, पॉलिटिकल जो होते हैं, उस तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से जुड़े हुए। उसके बाद 6 महीने उनके इस पूरे हत्याकांड के 6 महीने बाद इमरजेंसी भी लगती है। क्या ये तार आपस में जुड़ते हैं? किन लोगों पर आपको संदेह ज्यादा है? क्योंकि आनंद मार्गी का नाम बाद में आता है इसमें। जो लोग पकड़े गए थे, उनको छोड़ने के पीछे के कारण क्या थे और षड्यंत्र क्या था? षड्यंत्र ये था कि एक कद्दावर नेता की हत्या कराई जाए, या कम से कम अटेम्प्ट टू मर्डर किया जाए, वो बच जाए वो अलग विषय है, पर वो उनकी हत्या ही होगी फिर। ये मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कद्दावर नेता, क्योंकि मैं परिवारजनक हूँ, मेरा बोलना उतना सही नहीं है, पर ये लोगों का मानना है। और चौबे जी, जैसे आपने स्टार्टिंग में बोला भी, चौबे जी खुद बोलते थे ये, उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला भी कि 2 तारीख का जो इवेंट था, 9 जनवरी की उनकी मीटिंग मेरे ख्याल से फिक्स हुई थी जेपी जी के साथ, जेपी नारायण जी। जेपी आंदोलन अपने चरण सीमा पे पहुंचने वाला था उस समय में। जेपी आंदोलन क्या है मुझे बोलने की जरूरत भी नहीं है, बच्चा बच्चा जानता है जेपी आंदोलन का क्या महत्व है मॉडर्न हिस्ट्री में। चौबे जी ने ये बात मुझे भी नहीं पता था, चौबे जी ने बात बताई थी कि उस समय जेपी मूवमेंट को क्रिटिसाइज लगभग हर बड़े कांग्रेस लीडर कर रहे थे, सिवाय ललित बाबू के। वो बिहार से भी हैं, जेबी जी को पर्सनली जानते भी हैं, उनकी मित्रता अक्रॉस पॉलिटिकल लाइंस थी। बीजेपी तो थी नहीं उस टाइम, जनसंघ थी या जनता पार्टी थी, उसके लोग। अटल बिहारी वाजपेयी जी, सबसे ज्यादा सवाल वाजपेयी जी ने पूछा था जब ललित नारायण मिश्रा हत्याकांड पे एक सेशन चल रहा था मार्च 75 में। जवाब दे रहे ब्रह्मानंद रेड्डी जी, कांग्रेस के होम मिनिस्टर, सवाल पूछ रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी। तो ये दर्शाता है उनके लिए कितने लोग खड़े हुए थे। दुबे जी ने वाजपेयी जी का रेफरेंस लिया है, पर एक और सिचुएशन पे लिया, उस पर भी मैं बाद में आऊंगा। पर घनिष्ठ मित्रता थी वाजपेयी जी और मेहदार जी के बीच में, तो सबसे ज्यादा सवाल भी वाजपेयी जी ने ही पूछा था मेहदार जी के हत्याकांड के रिगार्डिंग। 9 जनवरी को मेरे ख्याल से मीटिंग फिक्स थी जेपी जी के साथ। बहुत लोग का ये मानना है, चौबे जी का ये मानना है कि मेरे ग्रैंडफादर मोस्ट लाइकली जेपी मूवमेंट में आने वाले थे। तो वन ऑफ द रीजन, क्योंकि आपने ये सवाल पूछे इसमें जवाब दे सकता हूँ, और ये चौबे जी भी का है और मेरा पर्सनली मानना है कि शायद जेपी मूवमेंट में आने वाले थे। कोई इंसान इस लेवल का कैबिनेट मिनिस्टर अगर एक पार्टी से दूसरी तरफ चले जाए, बहुत बड़ी हलचल मच और सकती वो है। भी जो प्रधानमंत्री के बेहद करीबी जी लोगों में माने जाते हों। जी जी जी। अब वो रेलवे मंत्री से पहले फॉरेन ट्रेड मिनिस्टर थे, फॉरेन ट्रेड मिनिस्टर से पहले पार्लियामेंट सेक्रेटरी भी थे नेहरू जी के टाइम में, और बहुत सारे पोर्टफोलियोज उन्होंने होल्ड किए थे। 71 के वॉर के दौरान आई थिंक मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस प्रोडक्शन हुआ करता था, उसमें भी थे वो। तो अलग अलग पोर्टफोलियोज, तो बहुत सारे मिनिस्ट्री होल्ड करने के बाद जब आप सेंट्रल गवर्नमेंट में रहते हो तो आपको बहुत चीज़ पता होती हैं, XYZ ABC। ये बात मैं अभी ज़रूर क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, क्योंकि ये बात बोलना ज़रूरी भी है कि बहुत सारे आर्टिकल छपे थे कि ही वॉज बम्ड ऑफ में शब्द इसलिए कह रहा हूँ कि एक आर्टिकल छपी थी जिसपे डेफेमेशन भी बाद में फाइल किया गया था मेरे से ही, कि ही वॉज बम्ड ऑफ बिकॉज ऑफ सर्टेन एलिगेशंस ऑफ करप्शन अगेंस्ट हिम। ये भी एक रीज़न डाला जाता है। पर उन्होंने पार्लियामेंट, अब दुबे जी ने भी इसके बारे में जिक्र किया था कि एक चार्जशीट फाइल की थी, वाजपेयी जी ने चार्जशीट लगाया था उनके खिलाफ, इसलिए सवाल जवाब पूछा गया था। पर इन ऑल फेयरनेस टू दुबे जी ने ये ज़रूर ट्विटर में अपने लगा दिया कि ललित बाबू का जवाब क्या था। भले ही दुबे जी ने इससे जिक्र नहीं किया अपने जो ट्वीट किया था, पर उन्होंने लगा दिया, जो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ अभी, कि ललित बाबू ने बोला कि मैंने मिनिस्ट्री में था नहीं जब जो ट्रेड लाइसेंस स्कैंडल की बात अब जिक्र, आई वॉज नॉट द मिनिस्टर। एंड वो पौंडीचेरी स्कैंडल या जो भी स्कैंडल था, उन्होंने स्पष्ट रूप से जवाब दिया सेशन में, पॉइंट बाय पॉइंट रिबटल। मेरा एक सवाल उठता है कि अगर वो थे, करप्शन चार्जेस थे, करप्शन चार्जेस कोई FIR नहीं दर्ज हुआ था, देयर वाज नो कंप्लेंट, एलिगेशन लगे थे जैसे एलिगेशन लगते हैं, नैतिक आधार पर उन्होंने जवाब दिया, होता ना जवाब देना, सेशन चली थी, पॉइंट बाय पॉइंट रिबटल दिया इन द पार्लियामेंट। इन द पार्लियामेंट, इट्स पार्लियामेंट्री। तो आप वो तो हो गई वेबसाइट रिकॉर्ड्स में। रिकॉर्ड पे दुबे जी ने वही लगाया है। तो मेरा ये सवाल है कि अगर उन पे 2 सेकंड के लिए फॉर आर्गुमेंट से इस बात पे चर्चा कर ले कि एलिगेशंस थे, उनकी हत्या के बाद उन एलिगेशन का क्या हुआ? क्या वो एलिगेशन इसलिए लगाया कि उनको हटा दिया जाए, हत्या कराया जाए, या पावर से हटा दिया जाए? इंसान चला गया, एलिगेशन तो हैं, एलिगेशन पे आपने क्या इन्वेस्टिगेशन किया? क्या वही इन्वॉल्व थे? अगर आपके हिसाब से वही इन्वॉल्व थे, और भी लोग इन्वॉल्व थे,
कुछ पैसे का लेन देन था, तो क्या आपने इन्वेस्टिगेशन किया? तृप्ति जी, उन एलिगेशंस का ललित बाबू की हत्या के बाद 3 जनवरी 1975 के बाद कुछ अता पता ही नहीं है। वो एलिगेशन चले गए अपने आप दरिया में, उनकी हत्या के साथ वो वो एलिगेशन एलिगेशन भी भी चले खत्म गए, हो गए। खत्म हो गए। वो एलिगेशन लगे ही थे उनको हटाने के लिए। तो दुबे जी ने एक छोटा सा कॉन्टेक्स्ट दिया, मैं उसको और एलाबरेट करके समझा रहा हूँ कि वो एलिगेशन लगे थे, उनको या तो इंसान को हटा दो सत्ता से या इंसान को मरवा दो। मैं थोड़ा स्ट्रॉन्ग शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ विद ऑल सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, पर वो एलिगेशन का कोई अता पता नहीं है 3 जनवरी 1975 के बाद, उनकी हत्या के बाद। देयर इज नो trace of those allegations, and उस allegations पे भी I'm repeating myself, there is no FIR, there is no police complaint। सेशन हुआ था, सवाल उठे गए थे, सेशन होता है इस चीज के लिए, सवालों का जवाब दिया गया था, पॉइंट बाय पॉइंट रिबटल दिए गए थे। तो किसी ने बोला कि ललित बाबू की धज्जियां उड़ा दी गई वाजपेयी जी ने, तो दोनों मित्र थे। आज की पॉलिटिक्स, उस समय के पॉलिटिक्स में दोनों जमीन आसमान का अंतर है। दोनों मित्र थे। अगर वाजपेयी जी ने कुछ सवाल पूछे भी ललित बाबू से, तो जवाब ऑपोजिशन के नाते पूछ सकते हैं, और उनको जवाब भी दिया गया। और वाजपेयी जी ने ही सबसे ज्यादा सवाल पूछा ललित बाबू की हत्या के बारे में, जो आप मार्च 75 की बात कर रहे हैं, वो भी इमरजेंसी के पहले ही। इमरजेंसी पहले ही। तो ये क्रोनोलॉजिकली समझाना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपने पूछा कंस्पिरेसी थी क्या। तो एलिगेशन वाज वन ऑफ द कंस्पिरेसीज, जेपी मूवमेंट वाज अनदर पार्ट ऑफ द कंस्पिरेसी दैट ही कुड हैव गॉन स्विच्ड, अगर अंग्रेजी में बोलते स्विच टू द अदर साइड। तीसरा ये था कि अब आप पूछ रही इसलिए बता रहा हूं मैं कि बहुत लोग का मानना था कि वाज अ नेक्स्ट इन लाइन वेटिंग प्राइम मिनिस्टर। बहुत सारे आर्टिकल भी छपे हैं इस पे। कुलदीप नैयर साहब के भी आर्टिकल है, मेरे ख्याल से बहुत सारे पत्रकारों का आर्टिकल है यहाँ पे, क्योंकि वो एक कद्दावर नेता सिर्फ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के, नॉर्थ इंडिया के थे। ये तो खैर मुझे गुलाम नबी आज़ाद जी ने खुद बताया मुझे। वो एक, मैं हर साल दादाजी के नाम पे बहुत एनिवर्सरी सेलिब्रेशन करता हूँ। एक 2022 में मैंने गुलाम नबी आज़ाद जी को चीफ गेस्ट स्पीकर बुलाया था, तो उन्होंने खुद बोला ये बात कि आपके ग्रैंडफादर नॉर्थ इंडिया के वन ऑफ द बिगेस्ट टॉलेस्ट लीडर्स थे। तो ये बच्चों और बहुत सारे लोगों का मानना है कि वो नेक्स्ट इन लाइन पीएम वेटिंग थे। तो वो लीडिंग अप टू द इमरजेंसी एक इनसिक्योर इन्वायरमेंट बन गया था उस समय के एडमिनिस्ट्रेशन में। 6 महीने जनवरी से लेकर जून तक बहुत सारी चीज़ें हुई थी। और जो स्कूटरी इकोसिस्टम, अगर हम शब्द यूज़ कर सकते हैं, इकोसिस्टम के सपोर्टर्स हैं, वो आज भी इमरजेंसी को जस्टिफाई करते हैं। मेरे ग्रैंडफादर की डेथ के साथ मैं तो खैर लीगल नोटिस ही भेजा, डेफेमेशन केस चल रहा है कोर्ट में, पर जस्टिफाई आज भी किया जाता है कि ललित बाबू की हत्या हुई उस टाइम के कैबिनेट मिनिस्टर, इसलिए इमरजेंसी लगाना पड़ा। जबकि मेरे हिसाब ना लेना ना देना, 6 महीने का गैप है, देयर इज नो जस्टिफिकेशन टू इमरजेंसी। आप जो भी कहना चाहें। ये रही कंस्पिरेसी की बात। अब आपने पूछा नाम, एक बस यहाँ पे मैं जोड़ देती हूँ जो लोगों के लिए, जिस तरह से बता रहे हैं, एलन मिश्रा जी कद्दावर नेता ऐसे थे कि बिहार में बच्चा बच्चा आज भी उनका नाम जानता है। जो बाकी लोग हैं जो नहीं जानते, बिहार के बाहर हैं, उनके लिए ये बता दें कि उनकी लोकप्रियता ऐसी थी कि उनकी हत्या के बाद काफी रोष था बिहार के अंदर भी। और शायद यही वजह थी कि कांग्रेस को उनके छोटे भाई जगन्नाथ मिश्रा को ही वहां पर नेता नियुक्त करना पड़ा। फिर बाद में वो मुख्यमंत्री बने, उनकी लोकप्रियता को देखते हुए और जो उनके साथ हुआ उसको देखते हुए। एम आई राइट? जी, उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। वो स्थिति सिचुएशन ही ऐसा था कि इतना गुस्सा था। वो अनडिवाइडेड बिहार, जी, अनडिवाइडेड बिहार में बार बार इसलिए दर्शाता हूँ क्योंकि आज का बिहार का मैप ही नक्शा ही अलग है। झारखंड और बिहार जब एक थे, झारखंड बिहार एक थे। आज भी आप जमशेदपुर और रांची अगर जाएंगे, रांची में कोई एलन मिश्रा कॉलोनी मिलेगा। ये मैं अब बूस्ट नहीं कर रहा हूँ, पर क्योंकि ये लोकप्रियता की बात है। ये जो ये आप कह रहे हैं ना कि वो पीएम बन सकते थे, ये संदेह इसलिए ये बताना जरूरी है कि वो कितने लोकप्रिय थे। 50 साल हो चुके हैं, 2 पीढ़ियां आ गई, उनको ये बात पता होनी चाहिए कि ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है मामला। जी। अब जमशेदपुर जाएंगे, जमशेदपुर में उनके नाम से मिथिला संस्था है जो 3 जनवरी और 2 फरवरी को, 2 फरवरी उनका बर्थ एनिवर्सरी है, 3 जनवरी डेथ एनिवर्सरी, उस दिन कार्यक्रम होते हैं, ब्लड डोनेशन कैंप्स होते हैं। लोहरदगा एक एरिया है रांची के बाहर, उनके नाम पे एक स्टेडियम भी है। तो ये लोगों की दर्शाता है उनकी तरफ से कितना वो था। परिवार का इसमें कुछ नहीं, सब सरकारी है, पर ये लोगों का प्यार है उनके लिए आज भी। छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, आज के समय में भाई भाई से बात नहीं करता, बेटा बाप से सीधे मुंह बात नहीं करता। प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ। 50 साल बाद भी लोग इकट्ठा होते हैं उनके नाम पे, 3 जनवरी को, 2 फरवरी को। सिर्फ दिल्ली में नहीं, बिहार में नहीं, जहाँ जहाँ लोग होते हैं बिहार मूल्य के, मिथिलांचल, नॉन मिथिलांचल, वो ब्राह्मण थे, नॉन ब्राह्मण, अक्रॉस कास्ट कम्युनिटी लोग याद करते हैं उनको। क्योंकि अगर वो एक
रेलवे लाइन बसाते थे तो सबके लिए बसाते थे, किसी एक कम्युनिटी के लिए नहीं बसाते थे वो। अगर वो गांव बसाते थे, गांव इन द सेंस नौकरी देते थे कोई लोगों को रेलवेज में कहीं पे भी, तो सबके लिए था वो, सबके लिए था वो फॉरेन ट्रेड मिनिस्टर थे। तो उस समय अगर लीची को एक्सपोर्ट करने में उनका बहुत बड़ा योगदान था, तो वो लीची का एक्सपोर्ट, जो लीची के काम है सबको काम आता वो। बहुत लोगों को शायद नहीं पता, जनता एक्सप्रेस हुआ करता था। जनता एक्सप्रेस के बोगीज के बाहर मिथिला पेंटिंग्स जो होती है, मधुबनी पेंटिंग जिसे कहते हैं, वो लगा देते। उनका उस समय विजन था, 60-70s की बात कर रहा हूँ मैं, कि मिथिला पेंटिंग्स के बारे में दुनिया को पता होना चाहिए, प्रमोट करने के लिए। लीची की बात की मैंने, लीची को एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड दिया गया कि सबसे बड़ा गया। इंडो नेपाल ट्रीटी बनी थी, हमारा परिवार रिश्ता भी है उस नेपाल तरफ, कि वो नेपाल ट्रीटी जरूर बना क्योंकि कोसी बराज होना जरूरी था। आप अभी भी बाढ़ आई है बिहार में, कोसी नदी का रिलीज किया गया नेपाल की तरफ से। अगर वो कोसी बराज नहीं होता तो आप अनुमान लगा सकती हैं वो 5 टाइम्स ज़्यादा, 10 टाइम्स ज़्यादा हैम्पर कर सकता था, इम्पैक्ट हो सकता था। कोसी बराज आज भी और डेवलप हो सकता है, पर वो अगर उनका विजन था कि कोसी बराज होना बहुत ज़रूरी है। कोसी नदी को रिवर ऑफ सॉरो भी कई बार लोग कहते हैं, क्योंकि वो जब बाढ़ आती है बिहार का तहस नहस हो जाता है, स्पेसिफिकली नॉर्थ बिहार। तो कोसी बराज का उनका विजन था। बहुत लोगों को नहीं पता शायद इसे कि वो सहरसा में एक एसईजेड बनाने वाले थे। उनका एक विजन था कि जो पलायन की बात आज हम करते, पलायन चलते आ रहा था, पर उनको दिख रहा था कि अगर दिल्ली, बम्बई, बैंगलोर जो डेवलप हो रहा था उस टाइम, और एक नोएडा शहर बन रहा था उस समय, 70s की बात कर रहा हूँ, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, वो समझ रहे थे कि अगर यहाँ तो फिर पलायन शुरू हो जाएगा लगभग, यहाँ पे कुछ होता है तो, जो इवेंचुअली 90 के दशक में बिहार में हुआ ही हुआ। अगर एसईजेड बनता, एक स्मॉल टाउनशिप बनता सिमिलर टू जमशेदपुर जो उस टाइम बिहार का हिस्सा था, नॉर्थ बिहार बन जाता, तो लोग को काम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती दिल्ली, बम्बई या बैंगलोर या चेन्नई जाने के लिए। वहीं बिहार में काम करते, वहीं रोज़गार में जाते। पर अनफॉर्चुनेटली पास्ट अवे, वो विजन उनका पूरा हो नहीं पाया। और आज अगर आप पटना कभी जाएंगे तो जेपी सेतु या बहुत सारे ब्रिजेस आपको दिखने को मिलता है। उसका इनिशियल प्लानिंग उनका विजन था। ऐसे विजनरी नेता का एक हत्याकांड के बाद 50 साल तक न्याय के लिए परिवार का जूझना, ये लोगों को हैरान करता है। जो हम बात कर रहे थे इस पूरे मामले में, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो चीज़ होती है, जो रिपोर्ट्स आई थी, एक तो सीबीआई की है, तारकुंडे जी की जो रिपोर्ट है, उसकी फाइंडिंग्स क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या क्या उसमें ऐसा विशेष है जो इस षड्यंत्र को और ये जो न्याय दिया गया है इसको लेकर प्रश्न चिन्ह लगाता है? तारकुंडे साहब ने एक नाम तो मैंने बोल ही दिया, क्योंकि मैं रिपोर्ट से जिक्र कर रहा हूँ तो यशपाल कपूर जी का नाम लिया गया था। एक रामविलास झा थे, उनका भी नाम है इस रिपोर्ट में, वो एमएलसी थे उस टाइम। जो दुर्घटना घटी थी उस समय भी वहाँ पे थे वो। आर के धवन जी का इनडायरेक्टली नाम लिया गया है, वो वहाँ पे थे नहीं, तो नाम लेना कि वहाँ पे थे बोलना गलत होगा, पर मैं सब जो नाम ले रहा हूँ रिपोर्ट के तहत ले रहा हूँ मैं। इन सब 3-4 लोगों का नाम था। तृप्ति जी, और नाम आ सकते थे अगर एजेंसी अपना काम ढंग से करती, इन्वेस्टिगेशन ढंग से होता, तो मेरे ख्याल से और नाम आ सकते थे। इन्वेस्टिगेशन का रंग रूप ही बदल दिया गया, क्योंकि ये इन्हीं नाम को लेके और आनंद मर्गी वालों को पकड़ लिया गया, इसलिए कभी पता ही नहीं चल पाया वो कंस्पिरेसी किस लेवल तक थी। बहुत बड़ी कंस्पिरेसी थी। ये आप इस बात से समझ सकती कि आज भी ये टॉपिक रेलिवेंट है। सिर्फ बिहार पॉलिटिक्स या पूर्वांचल पॉलिटिक्स या नॉर्थ इंडिया पॉलिटिक्स नहीं, एक एकेडमिक पॉलिटिक्स की तरफ से आप समझें तो सिटिंग रेलवे मिनिस्टर के साथ अगर ये दुर्घटना घट सकती है, ब्लास्ट के बाद उनको इमीडिएट मेडिकल अटेंशन नहीं दी जाता मेरे हिसाब से जानबूझ के। 14 से 16 घंटा वो ट्रेन को लगता है समस्तीपुर से दानापुर जाने में, जो ना आज के समय में असंभव है, उस समय भी असंभव ही था, इतना समय नहीं लगना चाहिए था। तो एक आम नागरिक, एक आम आदमी क्या उम्मीद रखेगा? एक होता है इवेंट्स लीडिंग टू हिज डेथ, देन देयर आर सर्टेन इवेंट्स आफ्टर हिज डेथ, जो अपने में एक सवाल जवाब करता है। एजेंसी का रुख, केस को पलटना, कुछ नाम को दबाना छुपाना, और फिर आज भी हम उम्मीद के तहत बैठे हैं, हम मतलब परिवारजनक और जो भी ललित बाबू के हत्यारा का असली नाम लाना चाहते हैं वो भी उम्मीद के तहत बैठे हैं कि कब होगा सच्चाई सामने कब आएगी। क्योंकि होता है सिस्टम से केस को दबाना, और भी एग्जाम्पल्स हैं, पर ये प्राइमरी एग्जाम्पल है कि सिस्टम से इस केस को दबाया गया है ताकि असली नाम ना आ सके। तारकुंडे साहब रिपोर्ट और बिहार पुलिस रिपोर्ट ने ये नाम जो लिए ही लिए, ये भी बोला कि री इन्वेस्टिगेशन की मांग होनी चाहिए।
और ये 77-79 में री इन्वेस्टिगेशन की मांग चल रही है। तो ऐसा नहीं कि 2020 में मैं जगा हूँ तो पहली बार री इन्वेस्टिगेशन की मांग चल रही है। यानी 46 साल से ये ये री-इन्वेस्टिगेशन मांग की मांग चल चली आ रही रही है। है, ये मांग तब से चल रही तृप्ति जी, सुनवाई नहीं हो पा रही हमारी। ये तो मैं कह रहा हूँ बाय द सिस्टम के तहत इस केस को दबाया गया है। और मेरा ये मानना कि अगर री इन्वेस्टिगेशन या एसआईटी गठित आज भी हो जाए तो बहुत चीज के लोगों का मानना, लोग मुझसे सवाल पूछते हैं कि 50 साल बाद क्या मिलेगा, क्या न्याय की उम्मीद आप कर रहे हैं, जो हो गया सो हो गया, भूल जाओ। कैसे भूल जाऊं? मैं कैसे भूल जाऊं? मेरे परिवार कैसे भूल जाए? तो जनरेशन कैसे भूल जाए? 100 साल बाद मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगा। पर ये लड़ाई इसलिए लड़ी जा रही है कि 100 साल बाद कोई पढ़े ललित बाबू के बारे में, तो ये तो पढ़े ही पढ़े उन्होंने क्या कार्यकाल में काम किया मधुबनी पेंटिंग्स के लिए, बिहार के लिए रेलवे लाइंस लगाई। उनका एक विजन था कि जो जो रूरल एरियाज है वहाँ रेलवे पटरी बिछा दो। अब रेलवे पटरी बिछेगी तो रेलवे स्टेशन बचेगा, रेलवे स्टेशन बचेगा तो एक स्मॉल टाउनशिप बन जाएगा, स्मॉल टाउनशिप बन जाएगा तो इंडस्ट्रियल यूनिट आ जाएंगे। तो डेवलपमेंट एक रूरल एरिया में कैसे होगा, उनका एक विजन था। एसीजेड का मैंने एग्जाम्पल दिया आपको, तो ये कई अन्य एग्जाम्पल्स हैं जो उनके कार्यकाल के बारे में दर्शाते हैं। उन्होंने बहुत सारे लीडर्स को अपने टाइम में आगे बढ़ाए थे। जेपी मूवमेंट से कौन कौन निकले थे? रामविलास पासवान जी, लालू प्रसाद यादव जी, सुशील कुमार मोदी जी, नीतीश कुमार जी। बाद में अलग अलग विचारधारा की तरफ गए, पर एक तरफ वो थे। और ये सब मेरे ग्रैंडफादर को हाईएस्ट रिगार्ड्स में मानते थे लोग अलग अलग कम्युनिटी से, अलग अलग कास्ट के, पर उनको दिख रहा था कि ये एक इंसान है जो बिहार की प्रगति के लिए लगा हुआ था। तो 100 साल बाद कोई ललित बाबू के बारे में पढ़े तो ये तो जाने उन्होंने क्या काम किया था, ये भी जाने उनकी हत्या किसने की, हत्या के पीछे षड्यंत्रकारी कौन थे, और कैसे इस केस को दबाया गया। और फिर पता होना चाहिए कि केस में असली अपराधी कौन थे। तो ये लड़ाई तृप्ति जी इसलिए है कि ऑफिशियली ऑन रिकॉर्ड जो असली अपराधी है उनका नाम सामने आए। तारकुंडे साहब का रिपोर्ट वो सब तो है ही, पर इसको हम चाहते हैं ऑफिशियली इसको माना जाए। एक चीज आप ये बताइए कि जो सीबीआई ने अपने निष्कर्ष दिए उनमें आपको कौन सी प्रमुख खामियां या विरोधाभास दिखे, और दूसरा आनंद मार्ग संगठन को जो इस केस से जोड़ने के सबूत कोर्ट में दिए गए होंगे, क्या वो ठोस थे कि कन्विक्ट कर दिया जाए जिस तरह से 2014 में किया गया? मेरे हिसाब से जो एविडेंस था आनंद मार्ग के खिलाफ वो बिल्कुल भी रिलायबल नहीं था। रिलायबल इन द सेंस की फुल प्रूफ नहीं था। क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस कोई भी आपको एक लॉ स्टूडेंट भी समझा देगा, आम नागरिक तो जानता है ये बात कि क्रिमिनल लॉ में किसी को कन्विक्ट करने से पहले इट हैज, अंग्रेजी में कहावत है, इट हैज टू बी बियॉन्ड एनी डाउट रीजनेबल डाउट। किसी को कन्विक्ट करने से पहले यहाँ तो डाउट भरा पड़ा है कि आप कैसे आनंद मार्ग को कन्विक्ट कर सकते हैं। 1% भी डाउट हो आप किसी को कन्विक्ट नहीं कर सकते। यहाँ तो डाउट भरा ही पड़ा है। आनंद मार्ग के खिलाफ जो एविडेंस हैं ये फुल प्रूफ बिल्कुल भी नहीं है। मेरे ख्याल से ट्रायल कोर्ट ने खुद अपने जजमेंट, पब्लिक रिकॉर्ड है तो मैं कह सकता हूँ इसको, जैसे अब शब्द है मैं अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, जो स्टेटमेंट है या एविडेंस है आनंद मार्ग के खिलाफ, ये बियॉन्ड रीजनेबल डाउट बिल्कुल भी नहीं है। कंस्पिरेसी थ्योरीज को लेके और किसी अप्रूवर के स्टेटमेंट को लेके उनको कन्विक्ट किया गया है। वो अप्रूवर भी जो थे बाद में मेरे ख्याल सरकारी नौकरी मिल गई, तो इसमें भी एक विडंबना सवाल है कि कोई अगर सरकारी गवाह बन रहा है, अप्रूवर बन रहा है, तो उसको आपने सरकारी नौकरी कैसे दे दी, ये भी रिपोर्ट में मेरे ख्याल से आया है। तो ये कई सवाल है जो प्रश्न चिन्ह, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के तहत मेरे ख्याल से इनको कन्विक्ट किया गया। जो although there are judgments saying that, but those circumstantial evidence also have to be full proof, and उनको निगेट करने के लिए कोई और एविडेंस नहीं होना चाहिए। यहाँ पर उनको निगेट करने के लिए 3-3, 4-4 रिपोर्ट्स हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये कि जो परिवार जिनके परिवार के इससे जुड़ा हुआ ये पूरा हत्याकांड है, वो खुद बोल रहा है कि आनंद मार्गी संगठन का इसमें हमें कोई हाथ नहीं दिखाई देता, और उसके बावजूद अगर सर्कमस्टेंशियल एविडेंस दिए जाते हैं और उसके आधार पर एक जजमेंट पास होता है, तो ये भी हैरान करने वाली बात है। मेरे ख्याल से अपने आप में ये बड़ा अनूठा मामला नहीं? ये बहुत ही अजीब है कि कोर्ट में अक्यूज तो अपना पक्ष रख ही रहे हैं, जो विक्टिम्स फैमिली मेंबर है वो भी ये कह रहे हैं कि गलत लोगों को पकड़ा है आपने, और सिर्फ एजेंसी ही कह रही है कि हमने सही लोगों को पकड़ा है। मैं कह रहा हूँ मैं गलत हूँ। मैं कह रहा हूँ क्या जस्टिस तारकुंडे गलत है? क्या बिहार पुलिस रिपोर्ट गलत है? क्या अरुण शूरी साहब गलत हैं? क्या पूरी दुनिया गलत, सब गलत, एजेंसी ने जिनको पकड़ा सब वही सही? ये एक अपने में एक प्रश्न चिन्ह सवाल है कि ऐसा क्या है कि आज भी इस सवाल पे कोई खुल के बोलने को तैयार नहीं है। जैसे आपने दुबे जी का नाम लिया, चौबे जी का नाम लिया, इन्होंने फिर भी बोला, पर आज भी बहुत लोग इस इश्यू पे नहीं बोलना चाहते। ये मेरे लिए अपने में एक
रहस्य है। आपको ये लगता है कि समय के साथ-साथ चाहे वो राजनीतिक दबाव हो या समय भी बीतता जा रहा है, मीडिया ने भी इस पूरे केस को अब एक तरह से भुला दिया है या दबा दिया है? दबा दिया मैं मीडिया के लिए तो नहीं बोलूँगा, हुँ। भुला दिया ज़रूर बोल सकता हुँ। हूँ मैं। चुभता है मुझे जब मैं देखता हूँ एक पेज 3 न्यूज़ फ्रंट लाइन में आते हुए, पर भले वो मेरे ग्रैंडफ़ादर हैं, मेरा ब्लड रिलेशन एक अलग विषय है, हुँ। पर ये चुभता है मुझे कि उनका डेथ उस लेवल तक कवर नहीं किया जाता, जबकि पेज 3, पेज 4 न्यूज़ कवर किया जाता है। हुँ। अच्छी बात है, वो भी कवर करें यहाँ पर। क्या ये विषय इतना लोअर प्रायोरिटी पे है आपके लिए? ये कैबिनेट मिनिस्टर का आज के समय में तृप्ति जी एक पूर्व मुखिया पे भी कोई हमला करे ना, फ्रंट पेज न्यूज़ बनता है। वो एक सिटिंग कैबिनेट मिनिस्टर थे, जिन पे हमला कराया गया, इनकी हत्या कराई गई। कौन लोग इन्वॉल्व थे, बच्चा बच्चा जानता है। जैसे मैं पहले बोल चुका, बलिया से बेगूसराय तक, पटना से जमशेदपुर तक जानते कि उसने हत्या कराई ललित बाबू की। पर इस विषय को उस लेवल का लाइमलाइट क्या हाईलाइट नहीं मिला, जो मिलना चाहिए था मेरे हिसाब से। और 50 साल से ये लड़ाई आपकी चल रही है। अब आपने जो हाई कोर्ट में अपील दायर की है, आनंद मागी इसमें जो कन्विक्ट हुए हैं, उसमें भी अब आपको इंटरवीन करने का मौका मिला है। अब आपकी मांग क्या है? क्या एसआईटी का गठन किया जाना चाहिए? उम्मीदें और अभी क्या हैं आपको? इसमें पहले बता, 2023 में मैंने वो रिट पिटीशन फाइल किया था दिल्ली हाई कोर्ट में। दिल्ली हाई कोर्ट ने डिसमिस कर दिया था, ये बोल के कि वही अपील पेंडिंग, आई थिंक हुँ। आनंद मर्गी का। तो फिर मैं सुप्रीम कोर्ट गया था। अक्टूबर 2023 का ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का, कि जो बात आप कह रहे हैं री इन्वेस्टिगेशन और फेयर इन्वेस्टिगेशन की मांग करते हुए, ये सारी बातें आप हाई कोर्ट में बोल दीजिए। आनंद मर्गी की अपील में वी आर गिविंग इंटरवीनिंग राइट्स, तो लिबर्टी वो मिल गई थी टू एड्रेस द बेंच। पहले मुझे हाई कोर्ट से लिबर्टी मिली थी टू असेस द प्रोसिक्यूशन मतलब सीबीआई। तो सीबीआई के थ्रू मैं एड्रेस कर पाता बेंच को, जो भी कर पाता। अब मुझे डायरेक्ट एक्सेस मिल गया था। लोकल स्टैंड आई तो मेरा पहले कुछ था ही नहीं, क्योंकि सीबीआई लड़ रही थी विक्टिम फैमिली की तरफ से। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप डायरेक्टली एड्रेस कीजिए बेंच को एट द फाइनल आर्गुमेंट स्टेज। उसके बाद दिसंबर 2023 में हमने एप्लीकेशन मूव की कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, इसको आप रेगुलर हियरिंग पे लगाइए। क्योंकि 2015 से लेकर 23 तक इस केस में कुछ सुनवाई ढंग से हो नहीं रही थी। वो मैं यही एप्लीकेशन मूव कर रहा था, तो कुछ थोड़ा बहुत सुनवाई हुई। रेगुलर साइड में पेंडिंग था ये केस। तो पूरा 2024 और 2025 के अक्टूबर तक रिटन सबमिशंस फाइल करने के लिए बोला गया था। और अब हमें उम्मीद है फाइनल आर्गुमेंट्स अब होगा, तो हम अपनी बात रखेंगे, फिर कोर्ट के ऊपर छोड़ देंगे इसे। आपको लगता है कि अब 50 वर्ष पूरे हो चुके हैं, अगर एसआईटी का गठन होता है, तो सच सामने आ सकता है? मुझे उम्मीद इसलिए तृप्ति जी, क्योंकि और भी एग्जांपल्स हैं। 1984 सिख राइट्स के दोबारा रीओपन हुआ था दिल्ली हाई कोर्ट में। इनफैक्ट जस्टिस गीता मित्तल का ऑर्डर भी है। कैसे आई थिंक सुओ मोटो दिल्ली हाई कोर्ट ने इसको रीओपन करवाया था, जब एक कंप्लेनेंट के ऊपर एफआईआर रजिस्टर नहीं हो पाया था एंड कोई केस ही कुछ रजिस्टर नहीं हुआ था, या हुआ तो फिर बंद कर दिया गया। क्लोजर रिपोर्ट मेरे ख्याल से पुलिस ने दिया था। 84 सिख राइट्स की बात कर रहा हूँ मैं। उसको दोबारा खुलवाया गया, कोर्ट ने जब देखा कि पॉजिटिव एविडेंस है और प्रॉपर ट्रायल करा गया। आई थिंक वो अभी भी है। आई थिंक मिस्टर सज्जन कुमार को आई थिंक कन्विक्ट किया गया था, वो आई थिंक सुप्रीम कोर्ट तक गया। आई थिंक पेंडिंग है, सब्जेक्ट टू करेक्शन सिंस मैटर इज सब जुडिस, बट रीओपन हुआ है। महात्मा गांधी जी का असैसिनेशन केस 2019 में रीओपन कराने के लिए एक पिटिशन दायर किया था सुप्रीम कोर्ट में। वो भले ही उसका एंड रिजल्ट कुछ और था, पर एंटरटेन किया गया था। एंड अगर विषय में दम है, अगर फैक्ट्स है, कंटेंट्स है, तो उसको दोबारा सुना जा सकता है। पूजा पाल का फेमस केस है, जो पहले यूपी पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही थी, लोकल ट्रायल वहाँ चल रहा था, पर बाद में हैंड ओवर किया गया सीबीआई को। और भी एग्जाम्पल्स है, थोड़ा विषय अलग है, पर बेस्ट बेकरी केस में भी दोबारा रीओपन कराया गया था। फैक्ट्स अलग थे, पर मेरा मानना ऑन थ्योरी ऑन प्रोपोजिशन ये है कि अगर कुछ होता है या नहीं भी होता है वो अलग विषय है, पर अगर कोर्ट को लगे कुछ है, जैसे इसमें इस केस की बात करें, तथ्य है, तो रीओपन हो सकता है केस। तो अलग अलग एग्जाम्पल का मैं इसलिए दे रहा हूँ कि अक्रॉस डिफरेंट आइडियोलॉजीज, अक्रॉस डिफरेंट फैक्ट्स, अक्रॉस डिफरेंट केसेस ऑल ओवर इंडिया, देर आर प्रेसिडेंट्स, देर आर एग्जाम्पल्स कैसे रीओपन किया जा सकता है। ट्रायल कोर्ट का इन्वेस्टिगेशन भले क्यों ना खत्म हो गया हो, बट देर आर इनफ रीजंस टू ओपन द केस वंस अगेन, अगर कोर्ट को लगे कि कुछ तथ्य रह गए हैं या ढंग से इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ। हो सकता है मैं बिल्कुल गलत हूँ, हो सकता है मेरा परिवार पिछले 50 साल से गलत है। मेरी दादी माँ लड़ रही थी 50 साल पहले, मैं लड़ रहा हूँ, मेरे परिवार के बाकी जनक भी लड़ रहे थे, मेरे अंकल्स, मेरे बाकी कजन सब लड़ रहे हैं। हो सकता है हम सब गलत हैं, पर उस जगह पर पहुंचने के लिए भी आपको तो री इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा ना, कि ये बोलने के लिए कि ललित बाबू के परिवार गलत है। अब वो भी करने को तैयार नहीं, तो इसलिए तो सवाल उठता है कि ऐसा क्या है इस केस में कि एक रहस्य बन गया है उनके हत्या के 50 साल बाद भी।
और जब मैं सीबीआई कहता हूँ तृप्ति जी, तो मैं आज के सीबीआई ऑफिसर्स को मैं ब्लेम में बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ। उस समय के कुछ ऑफिसर्स थे जिनका नाम शाह कमीशन रिपोर्ट में भी आया था। शाह कमीशन रिपोर्ट बना था इमरजेंसी के बाद, जब जनता पार्टी की सरकार आई थी। और कुछ ऑफिसर्स थे उस टाइम के तत्कालीन सरकार के, 75 की तत्कालीन सरकार के लोगों के नाम आए थे। तो शाह कमीशन रिपोर्ट में वो जो नाम थे, उन्हीं लोगों का नाम बार बार रिपीट हो रहा है। तारकुंडे साहब की रिपोर्ट में, बिहार पुलिस की रिपोर्ट में लगभग, और शूरी साहब की किताब में मेरे ग्रैंडफादर के असैसिनेशन के रिगार्डिंग। तो ये इतना बड़ा रहस्य क्यों है कि 50 साल बाद भी आज हमें पुकार लगानी पड़ रही है इंसाफ के लिए, जस्टिस के लिए। और जैसे मैंने पहले भी बोला, अगर एक कैबिनेट मिनिस्टर के साथ इतना हो सकता है, तो एक आम आदमी, एक आम नागरिक क्या ही उम्मीद रख पाएगा। बिल्कुल, और ये एक परिवार का मामला नहीं है, ये देश के एक लोकप्रिय नेता का मामला है, और वो लोकप्रिय नेता जिन्हें बिहार में आज भी याद किया जाता है। और शायद यही वजह है कि इसी साल मई में दोबारा उनका नाम, उस हत्याकांड का पूरा जिक्र दोबारा आया जब पीएम मोदी वहां पर गए थे। परिवार को भी उम्मीद है और बिहार के लोगों को भी उम्मीद है कि उनका एक विजनरी नेता जो कि एक हत्याकांड में मारा गया, आखिर उनके हत्यारे कौन है। 50 साल भले ही बीत गए हों, कम से कम ये तो पता चले। और जैसा कि अभी वैभव भी बोल रहे थे कि है ना, जब एक कैबिनेट मिनिस्टर के परिवार का, एक लोकप्रिय नेता के परिवार को इंसाफ के लिए 50 साल से जूझना पड़ रहा है, तो एक आम आदमी का क्या हाल होगा। और ये लड़ाई सिर्फ एक परिवार की नहीं है, बल्कि जिस तरह से वैभव ने बताया कि व्यवस्था का वो आईना है, जहां कभी कभी इन बातों से ऐसा लगता है कि राजनीति का शिकार न्याय भी हो जाता है। और इसी न्याय को पाने के लिए, इसी न्याय व्यवस्था पर विश्वास बनाए रखने के लिए कोशिशें लगातार जारी हैं, क्योंकि परिवार भी यही मानता है कि जिन्हें सजा मिली है वो असली हत्यारे नहीं हैं। जो सीबीआई के लूप होल्स थे उनकी इन्वेस्टिगेशन के, उस पर बार बार इशारा किया जा रहा है, और एक ही मांग की जा रही है कि एक बार दोबारा इस केस को ठीक से इसकी छानबीन की जाए। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कैबिनेट के कई लोगों का नाम आया था, कई मुख्य उनके लोगों का उसमें नाम आया था। खुद ललित बाबू उनके करीबी नेताओं में से एक थे, और जो उन्होंने कारण बताए वो अपने आप में काफी संदेह पैदा करते हैं कि जो जजमेंट आया है, क्या वाकई में आनंद मार्गी संगठन की इसमें संलिप्तता थी या नहीं थी। क्योंकि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के बिना पे इंसाफ अगर मिला है और अगर सच अधूरा है, तो ये उनके साथ भी नाइंसाफी हो जाएगी। और हमारे यहाँ तो कहते भी हैं कि किसी निर्दोष को सजा नहीं मिलना चाहिए, भले जजमेंट हो या ना हो, कोई निर्दोष जो है उसको सजा नहीं मिलनी चाहिए। एक 100 गलत लोग चले जाए, पर एक एक निर्दोष नहीं जाना चाहिए। चाहिए। तो इसीलिए अब उम्मीद यही है कि कोर्ट में अपील जो की गई है उसमें इंटरवीन करें, और एसआईटी अगर गठित कर दी जाती है तो भले 50 साल, आधी सदी बीत गई हो, लेकिन असली हत्यारे कौन है, उनका चेहरा, उनका नाम देश के सामने आए, ताकि सच सबको पता चले। ये सिर्फ परिवार का नहीं, बल्कि एक देश के बड़े नेता के हत्याकांड से जुड़ा मामला है, जिसका सच जानने का अधिकार सबको है। वैभव जी, आप आए, आपने चर्चा की और उस पूरे केस के बारे में एक बार फिर से दर्शकों को ही बताया, देश को भी बताने की कोशिश की, और मुझे उम्मीद है कि देखने के बाद लोग खुद भी पढ़ेंगे, जो रिपोर्ट्स आपने जिनको मेंशन किया है उन्हें समझने की कोशिश करेंगे, और न्याय व्यवस्था के जरिए आपको जल्द से जल्द न्याय भी मिले, ये भी हम चाहते हैं। इस पूरे केस पर इस चर्चा के लिए आप यहाँ पर आए, हमसे बातचीत की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद तृप्ति जी। एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन, कैबिनेट मिनिस्टर्स का एक्चुअली नाम मैं नहीं मानता हूँ, उसमें था पीएमओ ऑफिशियल्स का था, डायरेक्टली पीएमओ ऑफिशियल्स का था। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जैसे 76 और 77 में बहुत लोगों को नहीं पता, इसलिए मुझे बोलना ज़रूरी भी है इस बात पे। उस टाइम में जो कैबिनेट मिनिस्टर्स थे उनकी दोस्ती हर किसी के साथ थी, अक्रॉस पार्टी लाइंस। वो कैबिनेट मिनिस्टर्स, अब जैसे विद्याचरण शुक्ला जी थे जी, मध्य प्रदेश के, और 2-3 और, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। उन्होंने खुद एक प्रोग्राम कराया लाल किले में, जब फर्स्ट एनिवर्सरी इवेंट था दादाजी की डेथ का। फोटोग्राफ्स हैं, आप चाहे तो मैं शेयर भी कर लूँगा। वीसी शुक्ला जी थे, आई थिंक एसएस रे थे बंगाल के, मुझे याद नहीं आ रहा, पर प्रोमिनेंट लीडर्स कांग्रेस के समय, जो रीजनल लीडर्स थे, उन्होंने खुद एक सभा कराई दादाजी को याद करते हुए 1 साल बाद। तो और जो रिपोर्ट्स में, इसमें भी कैबिनेट मिनिस्टर का नाम उतना नहीं, पीएमओ एंड इम्पोर्टेंट पीपल, आप पीएम भी कह सकते हैं, ये तो मैं जनता के ऊपर छोड़ता हूँ, बट आई डोंट वांट टू से दैट, बट पीएमओ ऑफिशियल्स का नाम, क्योंकि रिपोर्ट में, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि पीएमओ पे ज़्यादा नाम है। और जैसे एसआईटी की बात की आपने, एसआईटी से आज क्या मिलेगा अगर एसआईटी गठित होता भी है, तो इसका ये जवाब है कि ये जो अपील है, एंड ऑफ द डे मेरा अपील नहीं है, मेरे परिवार का अपील नहीं है, ये आनंद मार्गी की अपील है। या तो वो अक्विट होंगे या तो कन्विक्ट होंगे, 2 ही चीज़ हो सकता है लगभग। री इन्वेस्टिगेशन की मांग तो हम कर रहे हैं,
उसमें हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है, पर एंड ऑफ द डे ये उनका अपील है। अगर वैसे भी एक ऑर्डिनेंस के तहत ये एसआईटी गठित होती भी है, एक होता है जुडिशरी के थ्रू, एक होता है एग्जीक्यूटिव के थ्रू। पैरेलली एग्जीक्यूटिव चाहे तो एसआईटी गठित वैसे भी कर सकते हैं अगर उनको सही लगे तो। और अगर एसआईटी गठित होता है तो मैं 2 स्टेप आगे जा रहा हूँ, जो लड़ाई कोर्ट में चल रही है, कि जिनको पकड़ा है वो तो गलत पकड़ा ही पकड़ा है, सही में किसको पकड़ा है वो एसआईटी बताए। इसलिए एसआईटी की मांग है। जो कोर्ट में चल रहा है वो एक लेवल तक लड़ाई है। वो री इन्वेस्टिगेशन की मांग कोर्ट रिटेन कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है। पर अगर एसआईटी गठित होती है थ्रू एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, तो मैं 2 कदम आगे जा रहा हूँ कि जिनको पकड़ा हो तो हम मान ही रहे गलत पकड़ा है, सही किसे पकड़ा है इसके लिए एसआईटी गठित होनी बहुत जरूरी है। और ये सवाल का जवाब पता होना बहुत जरूरी कि सीबीआई ने केस पलटा क्यों, किसके कहने पे, वो क्या वजह थी और क्यों किया गया। बिल्कुल। और जिस तरह से आप बता रहे कि उनके सभी राजनीतिक दलों के बड़े-बड़े नेताओं से अच्छे संबंध थे, ऐसा लगता है कि अगर शायद उन्होंने भी कोशिश की होती इस पूरे मामले को, तो सच उस समय भी सामने आ सकता था। उन राजनीतिक मजबूरियों का भी खुलासा होना चाहिए और सच जल्द से जल्द सामने आना चाहिए। आप यहाँ पर आए, आपने हमसे बातचीत की, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। तो आज इस विशेष चर्चा में आपने जिस हत्याकांड के बारे में जाना, एलन मिश्रा हत्याकांड के बारे में, उसके बारे में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। साथ ही आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसको भी आप लिखकर ज़रूर बताइए। और अगर ये चैनल आपको पसंद है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार।